जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी के द्वारा लिया गया 9 जून का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जिसका पेपर 1 उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपको डाउट हो रहा था। अनेक विद्यार्थियों ने मैसेज किया था उस चीज को लेकर के। तो उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टफ क्वेश्चंस हैं, जिनके एविडेंस वगैरह को लेकर के परेशानी हो रही थी, किसका आंसर क्या होगा, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए ये वाला वीडियो बना रहे हैं। पेपर 1 पर बात करने वाले हैं। पेपर 1 में भी गिने चुने क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो टफ क्वेश्चन है सिर्फ उन पर बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये बताना चाहेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम का जो एग्जाम है 14 तारीख को ही, यानी 14 जुलाई को ही होने वाला है। उसके लिए प्रिपेयर रहें। 15 जून को यानी कि लगभग 4 दिन के पश्चात में अपने यहाँ टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वह जारी कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। एफएलटी टेस्ट सीरीज रहेगी। क्या कैसा रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने पेपर होने वाले हैं, कितने क्या कैसे क्वेश्चन रहेंगे, ऐप पर होंगे हमारे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कब मिलने वाली है, 15 जून को मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस एग्जाम का नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स प्लस जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो अपने पास में उपलब्ध है। अब आप उसका लाभ उठा सकते हैं अभी भी। यदि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत जा रही है या अच्छा तैयार भी कर लिया है आपने, तब भी मैं ये कहूंगा कि जितनी वीडियो क्लासेस है बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत अच्छा उसमें कंटेंट दिया है, उसको एक बार आप देख लीजिए। पोस्टों की संख्या कम है, नो डाउट, वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करता है, दिमाग में आता है कि यार इतने कम पोस्ट है, अब क्या क्या था। पर इस बात को समझिए, कभी भी कम संख्या है तो सभी को इस तरह से कर रहा है डिमोरलाइज। आपको बिल्कुल उत्साहित रहना चाहिए और उनको फोकस कर लेना चाहिए। ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वो कम पोस्टें जो है वो आपदा नहीं बल्कि आपके लिए एक अवसर बन सकते हैं, यदि एक सही तरीके से आप कर लें उसको। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं उसको क्विट कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं या उतने सीरियस नहीं है। थोड़ी सा गंभीरता से प्रयास कर लीजिए, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो उस दिशा में तीनों चीजें, कंप्लीट पैकेज, टेस्ट सीरीज, नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स, चाहे पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो, हिंदी मीडियम में, प्लस हर टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लासेस, टोटल 51 क्लासेस हैं। काफी अच्छे से वो कंटेंट बताया गया, कैसे क्या पढ़ना है, तो सारी चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि अपने तरफ से नोट्स से आप पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया उसमें सीखने को मिल जाएगा। हो सकता है बहुत कुछ आपको एडवांस मिल जाए, एक सही दिशा मिल जाए किस प्रकार से उसको सेक्शन को तैयार करना है। तो इसलिए मैंने कहा ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर आते हैं, पेपर पर आते हैं, उसके खास क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे आंसर की विथ एविडेंस, साक्ष्यों सहित, प्रूफ सहित, जो भी आपको कहना चाहे। कुछ खास क्वेश्चन कौन से देखें। एक क्वेश्चन आया था, घेला और बीजड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन होंगे, उन पर बात करेंगे। घेला और बीजड़ी त्योहार ये क्वेश्चन था, दिए गए 4 ऑप्शन ये हैं। यदि आपने पेपर नहीं भी दिया तो अब कम से कम क्वेश्चन सामने देख पा रहे होंगे, किस प्रकार से इसका आंसर लगाएंगे, क्या आंसर लगाएंगे। 4 ऑप्शन पुट कर दिया आपने आंसर अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईटीवी का आर्टिकल है, काफी अच्छा इसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर के ऑफिशियल वेब पर उनके पढ़ सकते हैं। साफ साफ शब्दों में आपको यहाँ पर दिया होगा। आदिवासियों की एकता का प्रतीक चिन्ह है बीदड़ी। मंडला शहर का है। आदिवासियों की बिजली परंपरा शुरू होने के साथ में ही खेतों में बोवनी चालू हो जाती है, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले भी इसका आंसर ये बताया गया था आपको कि हाँ इसका आंसर ये होगा। कौन सी ट्राइब मनाती है साहब जी, ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। ऑप्शन में ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको बैगा नहीं दिया है, क्या दिया है, गौड़ दिया हुआ है। तो बैगा और गौड़ दोनों में होता है वो, इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, एक तो ये आएगा। इस चीज को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आवश्यकता पड़े आपको तो। क्योंकि ऑप्शन में बैगा नहीं दिया हुआ, और भी सोर्सेज में देखोगे तो आपको गौड़ों का मिल जाए, तो गौड़ और बैगा आस पड़ोस में, यही वजह है कि हाँ सेम लगभग त्योहार। आगे बढ़ जाइए। एक क्वेश्चन था आपका, पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता था, किस वंश का शासक था। 4 ऑप्शन ये दिए हैं, ठीक, ये है आंसर। शैल वंश महाकौशल के पश्चिमी भाग में,
शैलवंश नामक राजवंश 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। प्रथम नरेश श्रीवर्धन, उनके पुत्र पथ्युवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश को जीता था। तो ये आपको वहां दिया हुआ है। इसका आंसर इस हिसाब से क्या आ जाएगा दिए गए चार ऑप्शन में से, क्योंकि वंश ही पूछा है, तो आंसर आएगा इसका डी, शैल वंश। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में तीन प्रसिद्ध कवि वृहदलयी वृहदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। दिए गए चार ऑप्शनों में से इनमें से कौन नहीं है, दिए गए चार ऑप्शनों में से इनमें से कौन नहीं है, ठीक। चार ऑप्शन ये हैं, आप अपना आंसर पुट अप कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैच कर लीजिए। ईसुरी के समवयस्क दो और प्रतिभाशाली कवि हुए, यानी एक तो ईसरी हो गए, दो और हुए, गंगाधर और खयालराम, ठीक। इनको बुंदेलखंड में इन तीनों कवि को क्या कहा जाता है, वृहदत्रयी के नाम से ये विख्यात हैं। क्लियर है, तो गंगाधर, ख्यालराम, ईसुरी। अब उस लिहाज से देखा जाए इसका आंसर क्या होना चाहिए, गंगाधर है, ख्यालराम है, ईसुरी है, बचा कौन सा, गुणसागर। सी आंसर होगा। पहले भी बताया था, कुछ लोग डाउट कर रहे थे, मैंने कहा क्लियर कर दे उस चीज को, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन था आपको 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 61,000, 65,000, 1,21,000, 1,40,000। सामने देखें, इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश 2022-23, 2022-23, ठीक। किन मूल्यों पर, स्थिर भावों पर, ये लिखा हुआ है स्थिर भावों पर। 2022-23 कितनी, 65,023, देख पा रहे, तो उसमें जाकर के देख लीजिएगा, मैच कर सकते हैं। कल को कोई इश्यू होता है, आंसर नहीं माना जाता है या कोई ऐसी चीज आती है, तो आप याचिका इसमें लगा सकते हैं। तो 65,023 आपको साफ साफ दिया है, ऑप्शन बी आप देखेंगे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 31। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक। कारण दिया हुआ है, पश्चिम उत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। दोनों ही सही है, प्लस स्पष्टीकरण भी है, क्रॉस चेक करना है। चलिए, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स, तो उसमें आपको मिल जाएगा, गाइड वाइड में नहीं मिलेगा। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में वर्षा बहुत कम हो जाती है, फलतः शुष्क पतझड़ वन के स्थान पर क्या कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। तो वर्षा कम हो जाती है, इसी के कारण होने वाला है, ऐसी पाई जाती हैं साहब जी कटीली झाड़ियां। दोनों बातें आपको क्लियर हैं। तो अर्धशुष्क क्षेत्र भी है, उसकी वजह क्या है, जलवायु है, पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ए और आर दोनों ही सही है, व्याख्या भी कर रहा है, इस हिसाब से आंसर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के शीतला पानी, ये क्वेश्चन है, काफी लोगों को इस क्वेश्चन ने परेशान किया। मध्य प्रदेश के शीतल पानी गिधरी, धोरली एवं जट्टा किस खनिज से संबंधित हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर एंड तांबा। जब वीडियो आप देखेंगे तो उसकी पिक्सल क्वालिटी सेटिंग में से जाकर के थोड़ी सा बढ़ा लीजिएगा, आपको क्लियरली नजर आने लग जाएगा। कम वीडियो क्वालिटी में देखेंगे आप तो हो सकता है पिक्सल फटे हुए दिखाई दे, क्लियर ना दिखे, और थोड़ी सी मजबूरियां होती हैं, उतना स्कैन या हाई क्वालिटी में पेपर नहीं था अपने पास में, जैसा था वो लगा दिया है, ठीक है। तो शीतल पानी गिदरी, धोरली एवं जट्टा किस खनिज से संबंधित है, बहुत डाउट हो रहा था, बहुत सारे आप लोगों ने आंसर देखे और सुने। चलिए अब यहां पर आ जाइए। सॉरी, सोर्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 2012 टू 2018 ईयर बुक, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य, राज्य के बालाघाट के बुंदेलखंड क्षेत्र में देश का एकमात्र संपन्न तांबा क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर बालाघाट जिले में मलाजखंड क्षेत्र में है, ठीक है। इस क्षेत्र में तांबे के मुख्य निक्षेप, किस चीज के, तांबे के मुख्य निक्षेप मलाजखंड
शीतल पानी, गिधरी, धोली, जट्टा और गढ़ी डोंगरी हैं। किस खनिज के? तांबा। क्लियर बात है ये। अब बताएंगे आप कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए बी सी डी। बात क्लियर है। इसका आंसर होगा डी। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, बोल रहे सर मिल ही नहीं रहा है, आप अनुमान के आधार पर बता रहे हैं। हम बोल रहे थे कि थोड़ी देर रुक जाओ, आंसर की आएगी, क्लियर हो जाएगा, परंतु नहीं, जल्दी जानकारी चाहिए है। ठीक है, अब मिल गई आपको। तो ये चीजें हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अब कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, इतना क्रिस्टल क्लियर बता दिया गया। तो जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों अपेक्षा अधिक होता है? जनवरी यानी कि ठंड पड़ती है जब मध्य प्रदेश में, तो उत्तरी हिस्सों में ठंड पड़ती है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां ठंड में ठंड बहुत पड़ती है, गर्मी में गर्मी बहुत पड़ती है। जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां परिस्थितियां बदल जाती हैं। दूसरी बात, कर्क रेखा के नीचे पड़ेगा मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। कर्क रेखा के ऊपर वाले में तो अच्छी ठंड पड़ रही है, नीचे है आपकी नर्मदा घाटी, प्लस ऊंचे पहाड़ भी हैं, प्लस कर्क रेखा से जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे, साउथ की ओर चलेंगे आप, गर्मी का प्रतिशत बढ़ता चला जाता। सीधी सी बात है, ठंड उतनी नहीं रहती। तो औसत तापमान क्या होता है? अन्य की अपेक्षा अधिक होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी गर्माहट होगी, ये कह रहे हैं वहां पर। कौन से क्षेत्र में होगी? दक्षिणी भाग में होगी। इसका आंसर क्या आएगा? सी। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मैप देखिएगा, समझिएगा, बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से किस युग्म में, दिए गए ऑप्शन में से, कोयला क्षेत्रों के युग्म में से किस युग्म में अर्ध कोककर कोयले का भंडार पाया जाता है? साहब, ठीक है, पढ़ाया था हमने क्लास में। जिन्होंने हमारा बैच ज्वाइन किया वो इस चीज को एग्री कर जाएंगे, देखेंगे। बहुत अच्छे से बताया था, सारी चीज समझाई थी, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, क्या क्या ध्यान रखना, बार बार कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खासकर चीजें ये इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग डाउट भी किए, बोले नहीं इसका कंफर्म नहीं है ही नहीं। जो भी बात है ठीक है। चार ऑप्शन ये दिए हैं, क्या लगाना है इसका आंसर, क्या मानना है, बताएं। क्या लगाया है आपने? बताइएगा इसका आंसर किसने सही लगाया है, और ये वीडियो देखने के पश्चात में बताना। और प्लस साथ में पिछला वीडियो भी देख लेना, पेपर 1 का, जो हमने आंसर की बताई हुई है, उससे मिलाइएगा। फिर बताइएगा कि 50 में से कितने सही आ रहे। किसी अन्य आंसर की में से मिलाया, बोले 50 में से बोले सर 40 सही आ रहे, और वो ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर क्या मतलब। ऐसे मिलाइएगा। आपको जो भी आंसर दिए जा रहे हैं, एक आध कोई क्वेश्चन हो सकता है कि बाय मिस्टेक गलत आंसर बता दिया हो, मना नहीं कर रहे इस बात को, और बाकी आंसर सही ही हैं। तो थोड़ी सा समझिएगा बातों को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बहुत कंफ्यूजन था। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सामने आ जाओ। क्लियर है? मध्य प्रदेश में गोंडवाना युगीन कोयला क्षेत्रों का वितरण दिया है। मिला? पेंच कानन घाटी और सोहागपुर। कौन सा? पेंच कानन घाटी वाला सोहागपुर, ठीक है, साउथ वाले बेल्ट का, के कुछ क्षेत्रों का कोयला अर्ध कोककर प्रकार का है। किस प्रकार का है? अर्ध कोकर प्रकार का है। किस क्षेत्र का? पेंच कानन घाटी क्षेत्र का। बात क्लियर है? इतने में से आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा आराम से, और ऊपर से ले लीजिए यहां से। ठीक, लीजिए। तो छोटा करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज ज्यादा ही छोटा हो जाएगा फिर। चलिए यहां से ले लीजिए। क्लियर बात है ये? पढ़ लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ेंगे तो कहाँ का कोयला, आपको कोयले के कुल भंडार करके दिए होंगे। 7.82% ही मध्यम कोकर प्रकार का है, टन वगैरह में दिया है। और सीधा सीधा जो आपको क्षेत्र पूछा हुआ है वो ये है, पेंच कानन घाटी सोहागपुर वाला। अब ये है आपके ऑप्शन।
बताइए इसमें से क्या आंसर होगा? क्या लगाओगे? ऑप्शन सी आएगा, सुहागपुर पेंच कान्हन क्षेत्र करके कहलाएगा। एनी डाउट? अब तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थी बोलते बोले सर आप अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। हम जानते हैं अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहे हैं आप, पर फिर भी यदि चाहिए तो ये देखिए आप। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और भी है, हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी बात अगर निकली है तो एक क्वेश्चन ये भी देख ही लीजिए लगे हाथ। क्वेश्चन क्या दिया है आपको? क्वेश्चन दिया है वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? हमने आपको बताया था आंसर इसका ए आएगा। ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज क्या है? घटा है, शहरी का बढ़ा है। फिर भी क्रॉस चेक करना है, ठीक है आइए। मध्य प्रदेश की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की वृद्धि दिया है आपको 1901, 1911, 1921। सीधे यहाँ जाइए 2001, 2011। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है ये देखिए हाईलाइट कर दिया है, ग्रामीण लिखा है, यहाँ शहरी लिखा है या नगरी लिखा है। लास्ट के दो कॉलम क्या लिखा है? ये अर्बन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आपको? ग्रामीण लिखा हुआ है। इस पर चलिए नीचे, नीचे वाले यार कौन से हैं? 2001 और 2011 मिल गया। 2001 में ग्रामीण का था 73, उसके पश्चात में हो गया कितना? 72। यानी पहले 73.5% था, घट करके कितना हो गया? 72.4। इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में कमी हुई है, घटा है। शहरी वाला देखे 26.7% था, नगरी बढ़ करके 27.6% हो गया है, यानी कि ये बढ़ा है। तो ग्रामीण वाला घटा है, शहर वाला बढ़ा है। क्लियर बात है? अब देखें आप इसको पढ़ें। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है। क्लियर है आंसर? आजकल के दौर में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए भी। बोले सर जी जो दिखता है वो बिकता है। अपने यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, कंटेंट बताया जाता है, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत कम एडवर्टाइज किया जाता है या कर पाते हैं। पर कंटेंट की क्वालिटी आपको ये देने का प्रयास करते हैं। कोई सही जागरूक तैयारी को लेकर के गंभीर बंदा हो, ऐसे में इस प्रकार का पढ़ाया जाना और गाइडेंस तो रामबाण होता है। कम से कम समय में अच्छी मेहनत आप कर लोगे, बहुत अच्छा परिणाम ले आओगे। वरना 2 4 5 साल तो इस बाबत ही गुजर जाते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, तो उसके बहुत बात का पढ़ते ही चले जा रहे हैं, दिन रात पढ़ ही रहे हैं। जबकि पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए, समझने का तरीका अलग होता है। कंटेंट आपका ऐसा हो जो कि डाउटफुल ना हो, नहीं तो फिर वही बात की सर पढ़ के तो बहुत गए थे, जो पढ़ा उसमें से आया नहीं। तो क्यों ऐसा कंटेंट पढ़ते हो? कहाँ कहाँ से, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, जितने भी हायर एजुकेशन वाले एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर के अपने यहाँ बैच बनते हैं। इसके पहले भी आपने कंटेंट देखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। बिगिनिंग से जुड़े रहोगे, लंबे समय तक जुड़े रहोगे, चीजों को जान पाओगे, समझ पाओगे, एग्जाम को निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा। हाँ ये जरूर है कि अपने यहाँ पर फीस थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होती है जो बाजारवाद चल रहा उसके सापेक्ष। पर कचरा कंटेंट चाहिए है कि अच्छा चाहिए है, वो आप थोड़ी सा देख लीजिए। उस चीज के लिए लगेंगे पैसे थोड़े से ज्यादा, बहुत सीधी सी बात है। कुछ पैसे बचा करके आप अपना कीमती समय खो रहे हैं, कहाँ से फिर वो चीज कहलाएगी, और फिर बाद में परेशान होते हैं। अच्छा कंटेंट, क्वालिटेटिव कंटेंट, जैसे ही बैच स्टार्ट हो, हमारे यहाँ पर अभी स्टार्ट होगा 23 जून के पश्चात में, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा एमपीपीएससी का। सीधा सीधा है, जिस जिसको एमपीपीएससी का है बिल्कुल दिमाग में, अगले 1 से 2 साल के लिए बिल्कुल जुड़ जाइए आप हम लोगों से। बहुत सीधा सीधा बोलेंगे, 1 साल भी कम है, 1 से 2 साल, क्योंकि इतना विशाल का सिलेबस है प्री और मेंस को लेकर के, चाहे इन चीजों को लेकर के भी, तो उसमें समय लग ही जाएगा 1 2 साल।
और ना केवल एमपीपीएससी देना है आपको, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी आने वाली है, और भी कई ऐसी पोस्टें आने वाली हैं। अगर वाकई में जेन्युइन तैयारी करनी है, चाहे जीएस वाला सेक्शन हो चाहे मेंस के पेपर्स हो, आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि जीएस को लेते हैं बहुत हल्के में। बोले हाँ सर पीएससी हमने देते रहे, थोड़ी बहुत तैयार है, ये है वो है। पेपर का लेवल देख लीजिए आप। डरा नहीं रहा हूं, वास्तविकता को समझिए, वास्तविकता का धरातल कितना कठोर है। यदि आप उसको जानेंगे तो उस कठोरता के प्रति तैयार करेंगे अपने आप को, नहीं जानेंगे तो फिर परेशान होते रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बिगिनिंग से जुड़िए। जो बिगिनिंग से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कहाँ से क्या कैसा पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, यूं ही तैयार हो जाती हैं चीजें, पेपर अच्छा जाता है। वरना बाद में फिर वही बात की साल 2 साल मेहनत करी पर बिल्कुल रेंज के बाहर हो गया पेपर, और फिर वही बात, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए अच्छी जगह से जुड़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, क्वालिटेटिव कंटेंट पढ़िए, सही प्रवृत्तियां फॉलो कीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है। जरूरी नहीं है मेरे ही यहाँ बस ज्वाइन करो, जो भी अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत सारे लोग होंगे, या बहुत सारे तो कुछ कम लोग होंगे जो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल ज्वाइन करिए और लगातार संपर्क में रहिए, तब तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। परंतु पहले क्रॉस चेक करें कहाँ अच्छा कंटेंट है, कहाँ नहीं है। यही गलती हो जाती है, इसके स्थान पर बाजारवाद की शर्तों पर अपन चेक करते हैं और फिर फंस जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध गैर परंपरा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा क्षेत्र था? दिया हुआ है। ठीक, 4 ऑप्शन ये हैं, लगा लीजिए अपना आंसर। अब क्रॉस चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंधित स्थापित क्षमता 31 मार्च 2018 लिखा हुआ है कि नहीं? 31 मार्च 2018। ठीक, ये लिस्ट दी है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच करने काम आ जाएगी आपको। इसमें आप आइए, ये आपको दी है गैर परंपरागत वाली, पवन ऊर्जा, बायोमास, कचरे से ऊर्जा, लघु जल विद्युत, सौर ऊर्जा, और टोटल। टोटल दिया है 4268। ठीक है, लघु जल विद्युत जो कि ऑप्शन में था 95.91 मेगावाट दिया है। पवन ऊर्जा कितना दिया? 2519। बायोमास दिया है 105, कचरे से दिया 15, सौर ऊर्जा दिया है 1531। इनमें सबसे बड़ा फिगर कौन सा है? पवन ऊर्जा 2519। क्लियर है? सौर ऊर्जा का कितना है देख लीजिए, ये है 1531। किस स्थिति के अनुसार? 31 मार्च 2018। हाईएस्ट किसका कहलाया? क्लियर? तो पवन ऊर्जा का कहलाया आपका। आंसर क्या होना चाहिए? पवन ऊर्जा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अधिकतम। कई लोग इस पर डाउट कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे, मुझे लगा कि चलो बना ही दें। और स्वाभाविक बिल्कुल ऐसा लगता है बच्चों को कि जान बिल्कुल अधर में अटक गई है, इसका क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, उसका क्या होगा। मुद्दे की बात कहीं ना कहीं ये आती है कि यदि आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, तब तो मुझे भी मजा आता आंसर देने में कि हाँ सर इसका बता दीजिए। क्लास में आप जुड़े हुए हैं, एडमिशन है, समझ में आती है। कई बार बस यूं ही। दूसरी बात, बोले नहीं सर मैं आपको वीडियो को फॉलो करता हूँ, कभी आपके नाम का, बहुत सीधा सीधा बता रहा हूँ, कभी आपके नाम का मैंने कमेंट बॉक्स में कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं देखा। मैं कैसे मानूं इस बात को कि आप जो मदद इस समय मांग रहे हैं, आप पुराने जुड़े हुए हैं, या केवल अभी जरूरत है, वो जरूरत के सिद्धांत के अनुसार उठाया फोन लगा लिया, पैसे भी नहीं लगने, रिचार्ज तो है ही अपना, ये है। फिर समझ जाइए इतने में आप। क्लियर है? तो इसलिए साहब ये चीजें हैं, जो विद्यार्थियों के कमेंट बॉक्स में मुझे नाम के साथ में दिखते हैं, मैं सबसे पहले उनको ही रिप्लाई करता हूँ। और ये बिल्कुल एक चीज है कि कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं
और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो कोई बात ही नहीं बची साहब जी। कि कमेंट बॉक्स में आपका नाम तो होगा कि हाँ आपने इसको वीडियो को देखा, कभी को आपने कोई कमेंट किया था, तब तो मैं पहचान पाऊंगा कि हाँ वाकई में, या केवल ऊपरी बातें हैं। ठीक है। पर कई लोगों को उतने में भी मैंने देखा कष्ट होता है कि बोले अरे सर कौन जाएगा, कौन लिखेगा, 2 लाइन है। बात अभी फंस जाएगी, अब भी कहेंगे कि इसका सोर्स दे दीजिए, पेज नंबर बता दीजिए, किताब का नाम बता दीजिए। फिर मजा नहीं आता कई बार फिर, अगर सिंगल साइडेड ही रिलेशन हो तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर, ये आपका है आगे का सेक्शन। 50 क्वेश्चन इसके थे, 150 इसके थे, नंबर मिला लीजिएगा, 4 4 अंकों का है। इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। 800 नंबर का आपका रिटर्न है और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है। अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, आप एडवांस में जान लीजिए आपका इंटरव्यू। पेपर का लेवल आपने देख लिया, टफ पेपर है और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बाय लक बाय चांस सही भी होगा और माइनस मार्किंग नहीं है। इससे समझ लीजिए आप, इंटरव्यू के ये 100 नंबर आपको खींचने पड़ेंगे, अधिकतम नंबर। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, अपनी प्रिपरेशन रखिए। ये नहीं कि बस 1 महीने पहले, 15 दिन पहले पता चला आपका इंटरव्यू और बस सीधे यूं ही पहुंच गए, बोले वहीं निपट लेंगे, वहीं देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। तैयार रहिए, तैयारी करिए अच्छे से और सही गाइडेंस में रहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, कट ऑफ। कट ऑफ कितना जाना चाहिए? कट ऑफ वाला वीडियो आएगा कल, उसमें 2 चीजें बताई जाएंगी, पेपर 1 को लेकर के और पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के। केवल और केवल हिस्ट्री ऑप्शनल, अन्य विषयों पर अभी नहीं चर्चा कर पाएंगे। ठीक है। इस आंसर की से आप मिलाइएगा। अभी तक आपने बहुत आंसर की से मिलाया और बहुत सारे बता दे सर मेरे 35 सही आ रहे हैं, मेरे 40 जा रहे हैं, मेरे 25 सही आ रहे हैं। हमारे ये दोनों तीनों वीडियो देखिए जो पिछले 3 दिनों में लगातार आए हैं, उससे मैच करिए, फिर बताइए कि जीएस में आपके कितने आ रहे हैं। अगर आपने किसी अन्य से मिलाए हैं, वहां 40 आ रहे हैं, हमारे वाले से 45 आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही है, 45 मानिए। हमारे से 35 आ रहे हैं तो फिर 45 35 मानिए, 45 या 40 की जरूरत नहीं। इससे ही अथेंटिक आपको एक अनुमान मिल पाएगा कि हाँ लगभग कितना। वरना 50 में तो बोले उस आंसर की से हमारे इतने, इस आंसर की से इतने हैं। जिन टफ क्वेश्चनों को लेकर के समस्या हो रही थी, बोले सर इस वाले का डाउट है, उस वाले का डाउट है, हमने उसका वो लगाया, हमने उसका वो लगाया है। अब आपके सामने है, कठिन प्रश्नों को ही उठाया है। आसान के तो आपने ढूंढ ही लिए होंगे, वो आपका काम था ढूंढना आसान वाला। बचा क्या जो नहीं मिल रहा? चलिए ठीक है, मिलिए आप। क्लियर है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा, आंसर कैसे लगे, कितना स्कोर जा रहा है। और सच बताना, क्या बताना? सच बताना कि 50 में सर 25 सही है, 26 है, 36 सही है, 38 सही है, 40 है, 42 है, 49 है। सच ही बताना, ट्रांसपेरेंसी रखना, तभी मैं एक अनुमान बता पाऊंगा अपने हिसाब से सटीक। क्लियर बात है? चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर को लेकर के आप परेशान थे। आशा करता हूं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर हो सकता है कि घट रहे हों इन आंसरों के कारण, पर जो आंसर हैं वो हैं, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं हो जाता। बट ओवरऑल कट ऑफ जाएगा। अगर मान लो इनकेस यहाँ पर थोड़ी बहुत कम भी है तो सब्जेक्ट में खींच लिए होंगे आपने, उस पर आधार बनाइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर जरूर चर्चा होने वाली है, दोनों में प्रयास करेंगे एक साथ ही बता दें, यानी जीएस का हो चाहे इसका, हिस्ट्री ऑप्शन को एक साथ बताने वाले। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।